पिछले एपिसोड में आपने देखा अभय प्रार्थना को हिफाजत से उसके घर के गेट तक पहुंचाता है। प्रार्थना अंदर जाने से पहले उससे पूछती है कि वो शक्ल व सूरत से अच्छे खानदान का पढ़ा लिखा इंसान लगता है, तो वो वहाँ उस बस्ती में क्या कर रहा है। अभय जवाब में ये सवाल उठाता है कि गरीबों के बस्ती में रहने वाले लोगों के नसीब पर बदनसीबी का सिक्का क्यों लग जाता है। इस जवाब में छुपे हुए सवाल रात के अंधेरे के सन्नाटे में गुम हो जाते। भाई जी इतनी रात गए प्रार्थना के घर न लौटने से परेशान हैं और वो लाखन पर चिल्लाते हैं कि उनके लाखों बार कहने के बावजूद प्रार्थना के लिए बॉडीगार्ड्स का बंदोबस्त क्यों नहीं हुआ। लाखन बताता है कि उसने एक नहीं बल्कि दो बॉडीगार्ड्स रखे हुए हैं, लेकिन प्रार्थना उन्हें हर वक्त चकमा देकर निकल जाती है। वहीं घर के और करीब पहुंचकर प्रार्थना अभय से उसकी दोस्ती कबूल करने को कहती है और अक्सर ऐसे ही वक्त में अमीरी और गरीबी की बातों का जिक्र शुरू होता है। खैर अगले दिन प्रार्थना का बर्थडे होता है और वो अभय को अपने सब दोस्तों के साथ इनवाइट करती है। इसी दरमियान भाई जी की नज़र उन दोनों पर पड़ जाती है और पूछने पर लाखन उन्हें बताता है कि ये उन्हीं लड़कों में से एक है जिसने उनके बस्ती के साइट ऑफिस को तहस नहस किया था। भाई जी अपने बेटे शक्ति को एक इशारा करते हैं और वो वहाँ से बाहर की तरफ निकल पड़ता है। अभय जब प्रार्थना को घर की दहलीज तक छोड़ वापसी की तरफ निकल रहा होता है तो गेट पर शक्ति उसे उसकी बहन के आसपास भटकने तक को वार्न करता है और दोबारा ऐसी हरकत करने पर उसे अपने गुंडों से पिटवाने की धमकी भी दे देता है। अभय जिसने अब तक प्रार्थना को अगले दिन उसके बर्थडे पर आने की हामी तक नहीं भरी होती है, अब जिद में अपने आप से कहता है कि कल वो प्रार्थना की पार्टी में जरूर आएगा। बाप बेटी में अभय को लेकर बातों का काफी आदान प्रदान होता है। जहां भाई जी का कहना होता है कि ये वही है जिसने उनके ऑफिस के खरपच्चे उड़ा दिए थे, वहीं प्रार्थना का कहना होता है कि अगर आज वो ना होता तो जफर सुपारी के गुंडे उसकी इज्जत को नीलाम कर चुके होते। जफर सुपारी का नाम सुन भाई जी प्रार्थना को आगाह करते हैं कि वो जफर सुपारी और उसके आदमियों से दूर रहे। प्रार्थना भाई जी को उसकी फिक्र ना करने की हिदायत देती है। अब आगे सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है वाला हिसाब है आपका। मेरी दो बातों पर ध्यान देना संग्राम साहब। पहली, मेरी फीस। ये बस्ती वाले जितना साल भर में कमाते हैं उससे ज्यादा मेरी एक दिन की फीस है। और दूसरी, जो लोग बस्ती लेना चाहते हैं कोर्ट कचहरियां उनके इशारों पर फैसले सुनाती हैं। संग्राम साहब, बहुत मैदान मार लिए, बहुत मेहनत कर ली, अब आप रिटायर हो चुके हैं, थोड़ी चैन की जिंदगी गुजारिए। मेरे जैसे इंसान को चैन या तो कब्र में मिलता है या फिर चिता की लकड़ियों पर। अन्याय ना कभी सहन हुआ है और ना जीते जी कभी होगा। माय डियर सुपर कॉप, ये कलयुग है, यानी काला युग। यहां हर मोड़ पे अंधेरा ही अंधेरा है। तुम इस अंधेरे को उजाले में बदल देना चाहते हो, जो मुमकिन नहीं है। सच और झूठ का अपना एक साइकिल है और ये साइकिल तब पूरा होगा जब इंसान बदलेगा, ये युग बदलेगा। अन्याय की मंडी में न्याय ढूंढना अंधेरे में सुई ढूंढने के बराबर है। छोड़ो दुनियादारी को संग्राम सिंह, अपनी सोचो। त्यागी, एक बिच्छू पानी में डूब रहा था।
एक आदमी ने उसे बचाने के लिए उसे बाहर निकाला, उस बिच्छू ने उसे डंक मारा, वो हाथ से छूटा और पानी में जा गिरा। उस आदमी ने उसे फिर बाहर निकाला, उस बिच्छू ने फिर डंक मारा और वो फिर पानी में जा गिरा। उस आदमी ने उसे बचाने के लिए फिर बाहर निकाला तो पास खड़े एक शख्स ने उसे कहा, अजीब कम अक्ल इंसान हो तुम बार बार उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो, वो बार बार तुम्हें डंक मार रहा है, फिर भी तुम उसे बचाते ही चले जा रहे हो। तो उस आदमी ने जवाब दिया, वो कीड़ा होकर अपनी फितरत नहीं छोड़ रहा, मैं इंसान होकर अपनी फितरत कैसे छोड़ दूं? बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन मेरी नजर में वो आदमी बेवकूफ था। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक आदमी को अपने घर की दीवार गिरानी थी, और जब उसको दीवार गिराने के लिए कुछ नहीं मिला तो उसने अपना सर दीवार पे दे मारा। दीवार तो टूटी नहीं, उल्टे उसका अपना सर टूट गया। क्या आप भ्रष्टाचार की इस दीवार को अपना सर मारकर गिराना चाहते हैं? नहीं, मैं इस भ्रष्टाचार की दीवार को अपना सर मारकर नहीं, अपने हौसले से गिराऊंगा, हौसले से। संग्राम साहब, जो हौसला कॉरपोरेशन में 600 रुपए पाने वाले क्लर्क के आगे काम ना सका, वो हौसला भ्रष्टाचार की जड़ों को कैसे हिला पाएगा, बताइए। मैंने भी पुलिस की वर्दी पहनते वक्त शपथ ली थी वकील साहब कि इस समाज के भ्रष्टाचार को मैंने अगर कफन न पहना दिया तो मेरा भी नाम संग्राम सिंह नहीं। अगर हिंदुस्तान की सारी मिलें मिलकर भी कफन का कपड़ा बनाने लगे तो देश में फैले भ्रष्टाचार को कभी कफन नहीं पहना सकते। बाय द वे मिस्टर त्यागी, मैं भी आपको एक मशवरा देना चाहता हूं। यस, व्हाई नॉट? कभी कभी देश के मुकद्दर पर भी दो आंसू बहा लिया करो, शायद कलयुग की मैल का कोई कोना धुल जाए। जय हिंद। जिस किसी ने ये दो आंसू बहाए उसे क्या मिला जो मुझे मिलेगा? लाखन, भाई जी को देना। भाई जी, संग्राम सिंह बड़े जोश में आया था और मैंने उसके सारे जोश की हवा निकाल दी। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये कौन सा तरीका है मुझे बर्थडे विश करने का? अरे बिटिया, इतनी देर तक सोते रहना इंसान की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। पापा प्लीज, आज का दिन नहीं, आज मेरा बर्थडे है, आज लेक्चर बाजी नहीं। ओके 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 माय डार्लिंग, अब एक काम करो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें जाना है। कहाँ? खंडाला। क्यों? अरे भाई, तुम्हारा बर्थडे मनाने के लिए। देखो, वैसे भी मेरा वहां काम चल रहा है और मैंने तुम्हारी मम्मी को पहले से तैयारी करने के लिए वहां भेज दिया है। हम दोनों मिलकर तुम्हारा बर्थडे वही मनाएंगे। कम ऑन। पापा, फिर तो आपको मेरा बर्थडे वहाँ अकेले ही मनाना पड़ेगा। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैंने सारे अपने दोस्तों को यही बुलाया है पार्टी के लिए। ओह माय गॉड, पता नहीं हमारा क्या होगा। जब भी देखो यही प्रॉब्लम होती है, ना तो तुम्हारा भाई हमारे साथ खुशियां मनाना चाहता है और ना ही तुम। माय चीटी 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 पापा, आप समझने की कोशिश करो ना। मैंने और भैया ने आप दोनों को सेकेंड हनीमून का चांस दिया है। सो हैव अ गुड टाइम, गुड हनीमून, बाय। माय गॉड, क्या जमाना आ गया है। थैंक गॉड, भगवान तूने मुझे एक ही लड़की दी है। कहीं दो दो दी होती तो मुझे हमेशा एक ही टांग पे खड़ा रहना पड़ता। आप, अरे तुम लोगों के लिए मैं जूता ऐसा चमका रहा हूं
कि शाम को पार्टी जाते टाइम बाल बनाने के लिए तुम लोगों को आईना देखना ही नहीं पड़ेगा, जूते से ही काम चल जाएगा। अरे तुम्हारे कपड़े जो 2 महीने से नहीं धुले हैं, ऐसा चमका दूंगा कि दाग ढूंढते रह जाओगे। बस यही तो फर्क है ना हम तीनों में। तुम दोनों लोगों को अच्छा दिखने के वास्ते कितनी मेहनत करनी पड़ती है, बनना पड़ता है, संवरना पड़ता है। अब भैया हमें ही देख लो, हम जो भी पहन लेते हैं हम पर खिल उठता है। वो कहा है ना भैया, अच्छा दिखने के वास्ते अच्छे कपड़े नहीं, अच्छा थोपड़ा होना जरूरी है। हाँ हाँ, अगर माधुरी दीक्षित तुझे देख ले तो आज ही शादी कर ले। कहो तो माधुरी जी को भी बुला दे आज पार्टी पे। भाई लोग, भाई लोग, मैंने बिल्ला को कह दिया कि शाम को गैरेज से फर्स्ट क्लास गाड़ी भेज देगा। अबे हो तानसेन की 13वीं औलाद, सरदार जी से कहा तो कि गाड़ी ऐसी हो जो हवा से बातें करे। लो, ये कम है कि गाड़ी मिल गई है। अरे भाई साहब का जोर चले तो हवाई जहाज में जाए, भाई साहब जंबो जेट कर ले। अरे तभी तो हम कहा थे भैया कि थोबड़ा अच्छा होना जरूरी है। हम कहा तो भैया बैलगाड़ी भी चले। भाई लोग, भाई आप लोग तो सब शाम की तैयारी में लग गए, मैं चलूं? मुझे भी तो अपनी तबला पेटी तैयार करनी है। ला ला ला। क्या बात है, बड़ा सफाई अभियान चल रहा है। आप ये मोची बने जूते के चमका रहे हैं? हाँ? आथू। ओह, और ये जनाब धोबियों के पेट पे लात मारने के लिए तुले हुए। हाँ। अबे ओ, नौवावों की तरह यहाँ क्या बैठा हुआ है? हाँ, अपने दोस्तों का हाथ बटाते हुए तेरे हाथों की मेहंदी खराब होती है क्या? अरे तू जाना ही यहाँ से। हाँ। आज तो हमार कौनो भी काम करने का मूड नहीं, हम तो बस शाम की पार्टियां में जाने का मूड बनाए बैठे हैं, समझे का? ए नारंगी, क्या बोलती है? अपने साथ पार्टी पे चलती है क्या? हाँ, हम तो आज शाम को हमारे चिकने आमिर खान की रंगीला देखने जा रहे हैं। अरे रंगीला बंगीला देखने का मौका तो तुझे कभी भी मिल जाएगा, पर ऐसी पार्टी में जाने का मौका कभी नहीं मिलेगा। अरे ओ नारंगी, वो जो उस रोज आई थी ना बस्ती में, जिन्हें देखकर तुझे मिर्ची लग गई थी, उनके यहाँ जा रहे हैं। अरे भाई आज शाम तो धमाल करना है यार। इका कहाँ पार्टियां में जाने को कह रहे हो भैया? कहाँ ये नारंगी और कहाँ उन लड़कियों का स्टैंडर्ड? अबे ज्यादा ताव मत दिला क्या, वरना ऐसे बंद सवर के आऊंगी कि तेरी वो मेम साहब भी पानी कम चाय लगेगी क्या? अरे हाँ, इस बस्ती की श्रीदेवी तो आप ही हैं। अच्छा ये बात है, तो जाके उस गोरी मेम को बोल देना कि आज शाम को है ना उसकी माँ आ रही है पार्टी में। देखती हूँ कौन कितनी बिजलियां गिराता है। हाँ। Comment on your favorite part, then like, share and subscribe.